हेलो दोस्तों आज पीवी नरसिम्हा राव जी को डिस्कस करते हैं। 100 बरस हो गए इनको पैदा हुए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है इनकी। ये कैसे इन्होंने पाकिस्तान को पछाड़ा था यूएनएचआरसी में, उस पर मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा फोकस करना। लेकिन इनके जीवन के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। इंपॉर्टेंट भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आज हम इनको डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं, 100 साल हो गए इनको पैदा हुए। और जो स्टेट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस भी किया है कि वो इस साल को घोषित कर रहे हैं नरसिम्हा राव जी के लिए डेडिकेटेड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसे कोई फैक्ट्स को जानते हैं, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। और राइट आफ्टर जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रादर इन्होंने ही शुरू किए अलॉन्ग विद मिस्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे आंध्र प्रदेश के, जहाँ पे इन्होंने लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग एक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से इम्प्लीमेंट किया। और 17 लैंग्वेजेस जानते थे, जो 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों के साथ ये बात कर सकते थे। लोगों ने के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये उनसे बात की है इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ओके, देन दोस्तों जैसे गांधी नेहरू फैमिली के अगर बियॉन्ड देखें तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 5 साल तक रहे। अदरवाइज उसके बियॉन्ड भी जैसे देखें हुए हमारे देश में और प्रधानमंत्री, लेकिन 5 साल तक कोई नहीं रह पाया अपार्ट फ्रॉम हिम। ओके, एंड देन दोस्तों ये जो साउथ इंडिया से सदर्न इंडिया से पहले प्रधानमंत्री थे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से। दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म्स इनको क्रेडिट किए जाते हैं। भारत में जब बहुत भयंकर क्राइसिस हुआ 1990s में, 91 में, पैसे नहीं थे हमारे पास इंपोर्ट के देने के लिए, हमारा जो रिजर्व्स खाली थे, तो इन्होंने लिबरलाइजेशन और जो पूरा प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की मुहिम चलाई। हमने 25 साल जब रिफॉर्म के हुए थे हमने उसको डिस्कस भी किया था। आप जाके लेक्चर भी देख सकते हैं, हमारा लेक्चर है मेंटरशिप बैच में लेक्चर है, वहाँ पर हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है कि ये जो कैसे कैसे क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे। दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक इनके साथ एक बात जुड़ी हुई है कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव जब भेजने होते थे तो ये ऑपोजिशन के मेंबर्स को भेज देते थे बहुत बार। तो ऐसे जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने उनको एक चीफ बना दिया। एक इंपॉर्टेंट एक कमीशन था जो लेबर स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल ट्रेड पर। तो पहली जो इतिहास में जैसे लिखते हैं इंटरनेट पे से हम अगर सर्च करें, इतिहास में इकलौता ऐसा इंस्टेंस है जब किसी पार्टी ने अपने रूलिंग जो उससे जो अपनी पार्टी से किसी रूलिंग पार्टी ने किसी अपनी पार्टी के किसी मेंबर को नहीं बनाया चीफ और ऑपोजिशन से बना दिया। देन दोस्तों उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, यूएन की एक मीटिंग थी जिनीवा में, उस पर आपको मैं चाहता हूँ थोड़ा और बताना, वहाँ पर जो वाजपेयी जी जो कि ऑपोजिशन के लीडर थे उनको भेज दिया। हुआ क्या, 1990s थे, पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था कश्मीर में, और उसके कारण वहाँ पर कश्मीर में टेररिज्म एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा पीक पर 90s इनफेमस है कश्मीर में जब इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम था। दोस्तों हुआ क्या, पाकिस्तान ने मीनवाइल एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो कहा कि जेएनके जो एक्सीड किया था, जो इंडिया का हिस्सा बना था 1947 में या उसके बाद, तो वो पाकिस्तान कहता है कि हम उसको नहीं मानते। और यूएन एक रेजोल्यूशन लेकर आए जिसमें इंडिया पर सैंक्शंस लगाए जाएं और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। तो उसके बाद 4 साल बाद हिंदुस्तान ने 1994 में जो 22 फरवरी की बात है शायद, तो पाकिस्तान को भारतीय जो पार्लियामेंट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। वो इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा है पीओके पर, उसको खाली करना होगा। उसके बाद यूएसए एंड ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एंड इसी तरह से जो यूएन का एचआरसी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पर ओआईसी के थ्रू 27 फरवरी 1994 को ओआईसी के थ्रू एक रेजोल्यूशन वहाँ डाल दिया कि इंडिया पर सैंक्शंस लगाए जाएं, क्योंकि इंडिया ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे अत्याचार कर रहा है, वायलेशन कर रहा है कश्मीर में। ठीक है, तो जिनीवा में जो बुलाया गया इंडिया को, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ देनी थी। अब वहाँ पर किया क्या गया, वहाँ पर इंडिया अगर हार जाए तो इंडिया को जो बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाते। ऑलरेडी इंडिया 1990s के बाद से बहुत ज़्यादा ग्रस्त था इन सब चीज़ों से, सैंक्शंस लग जाएँ तो और ज़्यादा हमारी इकॉनमी में दिक्कत आ सकती थी। तो अब किया क्या, तो डेलीगेट कैसे सिलेक्ट किया गया, यूएनएचआरसी में जो डेलीगेट भेजना था कैसे बनाया गया, तो बहुत ही केयरफुली उसको जो चूज़ किया गया, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑपोजिशन पार्टी के बहुत ही, लेकिन एक जैसे जो कहेंगे उम्दा एक वक्ता थे, बहुत ही बढ़िया स्पीकर थे, उनको चूज़ किया गया कि आप जाइए भारत को रिप्रेजेंट कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों वहाँ पर जाके दिखाना भी था कि देश एक है, चाहे वो कश्मीर की जब बात हो जाएगी तो देश, चाहे आपका पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग है चाहे वो अपोजिशन है, देश एक है। तो अपोजिशन पार्टी
के लीडर को भेजा गया जिनेवा में। एंड देन उसके बाद वहाँ पर इंक्लूड किए गए सलमान खुर्शीद, जो ई अहमद एंड फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। जो फारूक अब्दुल्ला जो रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं थे, हामिद अंसारी, ठीक है, रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं थे, इसके बावजूद इनको इंक्लूड किया गया। एंड मनमोहन सिंह जी को डाला गया क्योंकि यूएन में नोन एक फिगर थे, लोग जानते थे यूनाइटेड नेशन के, जो मनमोहन सिंह जी बार बार वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट कर चुके थे अपने वेरियस केसेस में, IMF बेल आउट एटसेट्रा के थ्रू। तो एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे जो मुस्लिम डेलीगेट्स डाले गए, उससे क्या हुआ कि वो क्लेम था जो पाकिस्तान का कि कश्मीरी मुस्लिम पर अत्याचार हो रहे हैं, वो क्लेम्स थोड़ा फीका पड़ गया। एंड देन उसके बाद जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो चाहती है पाकिस्तान जो भारत से जो कश्मीर को अलग कर देना, हुर्रियत के जो लोगों को भी डाला गया वहाँ पर नॉन गवर्नमेंट प्रेजेंस में, कि वो भी वहाँ जाके बैठें और वो बोलें कि नहीं ऐसा कोई अत्याचार नहीं हो रहा, रादर पाकिस्तान वहाँ से बहुत टेररिज्म भेज रहा है। उसके बाद जो OIC की जो इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है OIC, जो उसके जो एम्बेसडर्स हैं उनमें से 6 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भारत ने ग्रेजुअली अपनी तरफ कर लिया ओवरनाइट। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात की गई, ईरान को कॉन्फिडेंस में लिया गया, UK से कॉल की गई, बहुत सारे बिजनेसमैन ने कॉल की ओवरनाइट, और ईरान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात की गई कि इंडिया चाहता है ईरान में इन्वेस्ट करना, तो ईरान को इंडिया की तरफ कर लिया गया। एंड देन चाइना भी जैसे ETIM मूवमेंट कहते हैं, ईस्ट जो तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, तो चाइना को कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इसमें, और आप भी अगर रेजोल्यूशन आएगा तो हमारे फेवर में वोट कीजिएगा, हमारे अगेंस्ट मत कीजिएगा। चाइना एंड ईरान 2 इंपॉर्टेंट जो एलाइज जिन पे पाकिस्तान बैंक कर रहा था OIC के थ्रू, तो उनको इंडिया ने क्या डिप्लोमेटिक ओवरचर्स के थ्रू अपने साथ लगा लिया। एंड देन दोस्तों इंडोनेशिया, लिबिया, सीरिया, इनको भी यहाँ पे इंडिया ने डिप्लोमेटिक जो ओवरचर्स किए और बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस डील्स की बात की। एंड अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को जो एक्टिवेट किया गया, बिजनेस कम्युनिटी को एक्टिवेट किया गया, इंडिया ने OIC रेजोल्यूशन को खारिज करवा दिया, विड्रॉ करवा दिया। एंड उसी शाम को 5 बजे तक पाकिस्तान को अपना रेजोल्यूशन वापस लेना पड़ा था। तो दोस्तों ये बहुत एक मेजर विक्ट्री थी। किस तरह से की गई? जब सारे के सारे पॉलिटिकल जो जितनी भी जो बाउंड्रीज थी उसको क्रॉस करके अक्रॉस द जो इंडियन पॉलिटिकल रिजीम के जो टॉप मोस्ट बंदे हो सकते थे, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए इंडिया को एक इंटरनेशनल फोरम में, तो वो उसको दिखाया गया। एंड अकॉर्डिंगली इंडिया जीत गया UNHRC में, जो वहाँ पर जो एक हमारे खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें इंडिया भयंकर विक्ट्री हुई। ओके, तो एक मेजर हाई पॉइंट लगता है मुझे, बहुत मज़ेदार कहानी लगती है, तो ज़्यादा बताई नहीं जाती, तो इसलिए मुझे था शेयर भी करता हूँ। देन दोस्तों जैसे बाबरी मस्जिद जो डेमोलिशन है, तो 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश की गई थी, वो इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप का काफ़ी लो पॉइंट है। एंड देन जो उसके बाद जो बहुत सारी कम्युनल वायलेंस हुई थी, लिब्रहान कमीशन बैठा जो जिसमें एक्यूज़ भी किया गया कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो ठीक से काम नहीं किया एंड अकॉर्डिंगली जो टाइमली स्टेप नहीं लिए, तो उस कारण से काफ़ी वायलेंस हो गया कि क्यों नहीं डिसमिस कर दी गई यूपी गवर्नमेंट पहले ही, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि फेडरल स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा, उससे देश जो स्टेट जैसे हमारी जो सरकार है, सरकार पर विश्वास कम हो गया लोगों का कि किस तरह से सरकार बचाने आएगी, सरकार हमारे रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ये सरकार कोई लॉजिकल पाथ अपनाएगी, उसमें लोगों का काफ़ी जो हानि हुई, काफ़ी क्षति पहुँची, लोगों का विश्वास डगमगाया सरकार पर कि सरकार हमें बचाएगी। तो इस कारण से जो ये काफ़ी जो लो पॉइंट्स भी रहे। बाकी इनके रजीम में हमने बहुत सारी और चीज़ें शुरू करी, जैसे जो नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। ऑलमोस्ट ऐसे किताबों में लिखा जाता है कि जो बिल्कुल 1995 में भारत तैयार था कि न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए और उसके बाद टेस्ट करने के लिए, लेकिन अमेरिका का काफ़ी दबाव था तो इसे नहीं कर पाए। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट गवर्नमेंट आई जब उसके बाद, तो 1998 में पोखरान में भारत ने टेस्ट किया था, लेकिन उसकी नींव रख दी गई थी पहले ही। एंड देन दोस्तों जो पंजाब में एक्सट्रीमिज़म था उसका खात्मा हुआ। एंड देन जो लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, आज हम कितना एग्रेसिवली उसको परसू करते हैं लुक ईस्ट को, वो लेकिन वो कब शुरू हुई थी? नरसिम्हा राव जी के ही रजीम में शुरू की गई थी, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलाई था, लेकिन उसके कोलैप्स होने के बाद इंडिया जो पर्टिकुलरली थोड़ा सा हेल्पलेस हो गया, थोड़ा सा अनाथ फील करने लगा, क्योंकि यूएस भी था, पर्टिकुलरली यूएस से भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता था मेजरली, क्योंकि अफगानिस्तान पॉलिसी के कारण पाकिस्तान को ही सपोर्ट मिलता था। एंड देन इसी कारण इंडिया ने लुक ईस्ट करना शुरू किया, और वहीं से ही आज भी हम देखते हैं इंडिया काफ़ी जो बेनिफिट्स रीप करता है एशियान के साथ, जो हम काफ़ी करीब हैं, इवन चाइना को रोकने में जो एशियान हमारी मदद करता है, तो वो उसी कारण उन्हीं दिनों में ये शुरुआत हुई थी। एंड देन 1992 में एक स्टॉक मार्केट स्कैंडल हुआ, हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें जो बैंक रिसीट्स का स्कैम था, बहुत मेजर स्कैम था, तो उस पर भी कब चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कभी वीडियो बनाना।
तो जो 1992 का जो स्टॉक मार्केट स्कैंडल है, उसके बाद सेबी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। भारत सरकार ने SLR जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है उसको घटा दिया, क्योंकि SLR से जुड़ा हुआ ही वो स्कैम था। तो इस कारण से वो उस जो पूरा देश जो चल रहा था उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू, और काफ़ी बदलाव किए गए और हर्षद मेहता स्कैम ने उसको और पुश कर दिया। एंड देन दोस्तों मंडल कमीशन जो रिपोर्ट आई थी, वैसे तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी VP सिंह गवर्नमेंट उसमें ही आ गई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। इंदिरा साहनी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस है, जहाँ पर रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं हो सकती एटसेट्रा, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें और कही गई हैं। तो वो इंदिरा साहनी केस की जजमेंट आई 1992 में। उसके बाद ही मंडल कमीशन रिपोर्ट, जिसमें OBC रिजर्वेशन की बात होती है, वो भी इम्प्लीमेंट की गई। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, मुझे लग रहा था आपको जाननी चाहिए। 100 साल हो गए हैं आज, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, क्योंकि जिस गवर्नमेंट जिस पार्टी के ये पार्ट थे, उसी पार्टी ने बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स के चलते, स्कैम्स के एलिगेशन के चलते, खुद ही उस पार्टी ने ही, कांग्रेस पार्टी ने ही, जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया, साइडलाइन कर दिया था कि हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है। तो ऐसा भी लिखा गया किताबों में कि ही डाइड इन काफ़ी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो चलो वो पॉलिटिकल बातें वो फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं आप अपने एंड पर, और कमेंट्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस पर रीड भी कर सकते हैं। इनकी जो किताब है बहुत फेमस किताब है, ठीक है, और जो उन्होंने खुद लिखी 1998 में, द इनसाइडर नाम है उसकी बुक का। तो उसमें काफ़ी कुछ जो हमें जानने को मिलता है कि कैसे क्या क्या इनके जो स्टैंड थे। बाकी आप और अगर ऐसी कोई चीज़ें चाहते हैं जानना, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कि हम कौन से और वीडियोज़ बनाएं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम हर रोज़ कवर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप चाहते हैं कोई और पर्टिकुलर हम चीज़ कवर करें तो प्लीज़ कमेंट्स में पक्का बताएं। वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट एवरी डे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।